एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग, जिनमें नोबेल प्राइज जीतने वाले और महान अर्थशास्त्री शामिल हों, वो सब मिलकर एक टीम बनाएं, तो क्या वे कभी फेल हो सकते हैं? मतलब आम समझ और गणित तो यही कहेंगे कि इतने शानदार दिमाग कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन क्या ऐसा सच में है? आज के इस विश्लेषण में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट यानी LTCM की बात करेंगे, जिसने महज 1 महीने के अंदर $4.6 बिलियन का नुकसान किया और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डूबने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। When genius isn't enough, ये लाइन इस पूरी स्थिति की विडंबना को बिल्कुल परफेक्टली सामने रखती है। जब भी हम गणित और दुनिया के सबसे तेज दिमागों के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये तो कभी फेल ही नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन 1998 में बाजारों ने कुछ और ही साबित कर दिया। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी ना सिर्फ जीनियस होना ही काफी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस रोड मैप को देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे द स्मार्टेस्ट हेज फंड से, फिर समझेंगे स्ट्रैटेजी एंड मैसिव लीवरेज, इसके बाद द रशियन मार्केट शॉक वेव, द 4.6 बिलियन कोलैप्स, द कंट्रोवर्शियल फेड बेल आउट और अंत में क्रूशल रिस्क मैनेजमेंट लेसन्स। हम LTCM के एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बनने से लेकर उसके खौफनाक क्रैश तक के सफर को ट्रैक करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले भाग पर। 1. द स्मार्टेस्ट हेज फंड। साल 1994, जगती ग्रीनविच कनेक्टिकट। इसकी स्थापना सोलोमन ब्रदर्स के लेजेंडरी बॉन्ड ट्रेडर जॉन मेरीवेदर ने की थी। अब देखिए, ये कोई आम हेज फंड नहीं था, ये दुनिया के सबसे स्मार्ट वित्तीय दिमागों का एक एकदम एक्सक्लूसिव जमावड़ा था। इस टीम में मायरॉन स्कोल्स और रॉबर्ट मर्टन जैसे नोबेल प्राइज विजेता थे, एक्स फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन, MIT और हार्वर्ड के प्रोफेसर्स, मतलब पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल पावर हाउस। और इसमें निवेश करने की मिनिमम रकम थी $10 मिलियन। और इनके शुरुआती रिटर्न्स देखिए, 1995 में 43%, 1996 में 41% और 1997 में 27%। इन आंकड़ों को देखकर वॉल स्ट्रीट तो इन्हें लिटरली बाजार का भगवान ही मानने लगा था। लेकिन यही वो शानदार शुरुआती सफलता थी जिसने आगे चलकर ओवर कॉन्फिडेंस के बीज बो दिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। 2. स्ट्रैटेजी एंड मैसिव लीवरेज। क्या उनका गणितीय तरीका वाकई जीनियस था या उसके पीछे कोई बहुत बड़ा पागलपन छिपा था? इनकी रणनीति को कन्वर्जेंस ट्रेडिंग कहा जाता था। इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें तो कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आमतौर पर एक जैसे प्राइस पर ट्रेड करते हैं। कभी-कभी उनके बीच एक छोटा सा अंतर आ जाता है। LTCM का मानना था कि ये अंतर हमेशा वापस नॉर्मल हो जाएगा। उदाहरण के लिए अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स और थोड़े कम लिक्विड बॉन्ड्स के बीच का अंतर। और ये तरीका बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि वे पैसे कैसे बनाते थे। सस्ता वाला एसेट खरीदो और महंगा वाला बेच दो, बस। इसके बाद उन्हें सिर्फ इस प्राइस कैप के बंद होने का इंतजार करना होता था। सुनने में तो एकदम परफेक्ट सिस्टम लगता है ना? लेकिन एक कैच था। चूंकि ये प्राइस कैप बहुत ही छोटे होते थे, इसलिए उन शानदार शुरुआती रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए उन्हें 25 गुना लीवरेज का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका असली असर इन आंकड़ों में देखिए। फंड के पास केवल $5 बिलियन की इक्विटी थी, लेकिन उनका कंट्रोल $125 बिलियन की मार्केट पोजीशंस पर था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर बाजार केवल 4% भी गलत दिशा में चला गया तो पूरा फंड एक झटके में तबाह, टोटल वाइप आउट। हालांकि उनके नोबेल प्राइज जीतने वाले मॉडल्स का मानना था कि ऐसा होना लगभग असंभव है। लेकिन बाजार में वो मॉडल्स थोड़ी ना पड़े थे। तो अब आते हैं तीसरे भाग पर। 3. द रशियन मार्केट शॉक वेव। एक ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 17 अगस्त 1998 को रूस ने अपने रूबल की वैल्यू गिरा दी और अपने सरकारी बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट कर दिया। जरा सोचिए, एक महाशक्ति अपने ही कर्ज चुकाने से मना कर रही है। इस एक खबर ने दुनिया भर के निवेशकों में एक भयानक पैनिक पैदा कर दिया। इस घबराहट में सबने सुरक्षित US और जर्मन बॉन्ड्स की तरफ भागना शुरू कर दिया। LTCM ने शर्त लगाई थी कि प्राइस कैप कम होंगे, लेकिन इस ग्लोबल पैनिक में वो गैप और भी ज्यादा चौड़े हो गए। हर दिन का नुकसान बिलियंस में जाने लगा और उनकी पोजीशंस इतनी विशाल थीं कि वो चाहकर भी बाजार से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई जलती हुई इमारत में फंस गया हो और बाहर से सारे दरवाजे लॉक हों। इस खौफनाक ट्रैप के बाद आता है हमारा चौथा भाग, 4.
द 4.6 बिलियन कोलैप्स। वो 4 हफ्ते किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। इस कोलैप्स की रफ्तार देखिए, पहले हफ्ते में $500 मिलियन का नुकसान, दूसरे हफ्ते में $1.9 बिलियन का नुकसान, और सितंबर के अंत तक आते आते 90% वैल्यू साफ हो चुकी थी। $5 बिलियन से गिरकर फंड सिर्फ $400 मिलियन पर आ गया था। और घबराहट सिर्फ एलटीसीएम में नहीं थी, पूरी वॉल स्ट्रीट दहशत में थी। गोल्डमैन सैक्स, मेरिल लिंच, जेपी मॉर्गन, डॉयचे बैंक, हर बड़ा बैंक एलटीसीएम से जुड़ा हुआ था। इस एक फंड के डूबने का मतलब था पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होना जो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। इस तबाही को रोकने के लिए कुछ अभूतपूर्व करना पड़ा। हमारा 5वां भाग, 5 द कंट्रोवर्शियल फेड बेल आउट। 23 सितंबर 1998 को न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व ने दखल दिया। उन्होंने 14 प्रमुख बैंकों को एक कमरे में बुलाया और $3.6 बिलियन का एक रेस्क्यू पैकेज तैयार करवाया। मकसद था कि फंड की पोजीशंस को धीरे धीरे बंद किया जाए और सिस्टम को क्रैश होने से बचाया जाए। और बस यहीं से टू बिग टू फेल का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए वित्तीय दुनिया में स्थापित हो गया। मतलब दुनिया के सबसे अमीर लोगों को तो एक सेफ्टी नेट मिल गया, लेकिन आम लोगों का क्या? ये घटना एक तरह से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का एक ट्रेलर थी। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, 6 क्रूशियल रिस्क मैनेजमेंट लेसन्स। ये 5 सबक बिल्कुल साफ हैं। किताबी मॉडल्स वास्तविकता नहीं होते। लीवरेज सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि नुकसान भी कई गुना बढ़ा देता है। लिक्विडिटी का जोखिम सबसे खतरनाक है। अति आत्मविश्वास हमेशा तबाही लाता है। और डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट्स का नहीं बल्कि अलग अलग परिदृश्यों का भी होना चाहिए। एलटीसीएम की सबसे बड़ी गलती उनका गणित नहीं बल्कि उनका अहंकार था। उन्होंने कभी खुद से ये पूछा ही नहीं कि क्या होगा अगर हम गलत साबित हुए। उनके पास वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कोई प्लान ही नहीं था। और यहीं पर एल्गो क्रैब जैसी फिलॉसफी एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान पेश करती है। प्रीसेट स्टॉप लॉस, पहले से तय पोजीशन साइजिंग और लिवरेज की कड़ी सीमाएं, यही एकमात्र तरीका है बाजार के सरप्राइजेस से बचने का। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या कोई भी जीनियस रणनीति बिना सख्त रिस्क मैनेजमेंट के टिक सकती है? जवाब हम सब जानते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारी अगली चर्चा 1987 के रहस्यमयी ब्लैक मंडे पर होगी, जब बाजार बिना किसी वार्निंग के 22% क्रैश कर गया था। उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा।